नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के रिलीफ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान पेपर को लेकर के। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, वर्धन साम्राज्य के बारे में। और हमने देखा कि हर्षवर्धन का काल जो था वह जो है राजनीतिक इतिहास के स्वरूप में शासन प्रबंध बड़ा ही व्यवस्थित था। और हमने देखा कि उसने किन किन राजाओं से विजय प्राप्त की और उसका क्षेत्र जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक और पूर्व में असम कामरूप से लेकर के बल्भी तक जो है फैला हुआ था। तो इस तरह से हमने जो है हर्ष के साम्राज्य विस्तार को देखा और शासन प्रबंध को भी देखा। इसी शासन प्रबंध में हम लोग जो है उसके धार्मिक विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें उसने मुख्यतः जो है 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन करवाया था, जिनमें एक बौद्ध धार्मिक सभा थी जो महायान संप्रदाय था, उसके सिद्धांतों के प्रचार के लिए उसने आयोजित किया था कन्नौज में। तो हम देखते हैं कि हर्ष जो है धार्मिक सहिष्णु शासक था और उसने विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों को बुलाकर उसने धर्म चर्चा करता था। प्रारंभ में वह शैव मतावलंबी था, किंतु उसकी जो बहन थी राजश्री वह बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और उसके कारण वह जो है बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ। और ह्वेन-त्सांग के प्रभाव के कारण जो है, क्योंकि ह्वेन-त्सांग उसका शासनकाल में आया था और लगभग 15 वर्षों तक उसके काल में रहा और वह भी बौद्ध अनुयायी हो गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलाई, जिसमें 20 राज्यों के राजा, विभिन्न धर्मों के विद्वान, ब्राह्मण तथा सहस्त्र हीनयानी महायानी बौद्ध एकत्रित हुए थे। तो इस सभा का जो आयोजन करवाया था कन्नौज में महायान संप्रदाय के संरक्षण या बौद्ध धर्म के संवर्धन के लिए, यह 643 ईस्वी में हुआ था। और इसमें ह्वेन-त्सांग असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ 90 दिनों तक कन्नौज में रहा और जहां उसका स्वागत किया गया। और इसमें जो है 20 सामंती राजा, महायानी, हीनयानी, जैन, हिंदू पंडित, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग जो है हजारों बौद्ध विद्वान इसमें शामिल हुए थे। और इसमें आवासीय या घास फूस के शिविरों का निर्माण किया गया था, बैठने की व्यवस्था पर्याप्त थी। तो इस तरह से जो है यह कन्नौज की जो धार्मिक सभा थी वह 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इसके साथ में उसने जो है कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के साथ साथ जो है अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था, जिनमें ब्राह्मण धर्म में भी उसकी जो है रुचि देखने को मिलती है। और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वह प्रयाग के, या जिसको हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उसने जो है प्रयाग की महामोक्ष परिषद दान सभा का आयोजन करता था। और यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के रूप में इसे करता था। कहा जाता है कि वह प्रति 5वें वर्ष पर गंगा यमुना के संगम पर एक बहुत बड़े जो है धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, जिसमें वह साधु सन्यासियों, श्रमणों, दरिद्रों, अनाथों, नास्तिकों को प्रचुर मात्रा में जो है दान इत्यादि करता था। तो जो प्रयाग की महामोक्ष परिषद दान सभा थी, यह जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित करता था और उसमें लोगों को दान देता था। और यह सभा जो है 643 ईस्वी से 44 ईस्वी में आयोजित की गई थी। यह सभा जो है लगभग 75 दिनों तक चलती रहती थी और इसमें अनुमानतः जो है लाखों लाख जो है मनुष्य सम्मिलित होते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्ष ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कन्नौज की धार्मिक सभा और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए या ब्राह्मण धर्म के प्रचार के लिए प्रयाग महामोक्ष परिषद दान सभा का आयोजन किया था।
तो हर्ष जो है कहीं न कहीं सभी धर्मों का जो है संरक्षण करता है, और हर्ष जो है इसके साथ साथ में विद्यानुरागी तथा साहित्य प्रेमी शासक के रूप में भी विख्यात है, क्योंकि वह स्वयं एक विद्वान था, वह स्वयं एक कवि था। और उसके साथ साथ में हर्ष के दरबार में जो है कई विद्वान जो है रहते थे, जिनमें बाणभट्ट उसका सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध जो है कवि था। बाणभट्ट के अलावा मयूर, मातंग, दिवाकर भी उसके दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष स्वयं काव्य रचना में दक्ष था, और हर्ष ने जो रचना की थी प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक इसके 3 नाटक थे, इसकी रचना जो है हर्ष ने स्वयं की थी। तो इस तरह से हर्ष की गणना जो है भारत के महान शासकों में की जाती है, जिसने अपने शासनकाल में बड़ी उदारता तथा योग्यता के साथ शासन किया और अपनी प्रजा के भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न किया। और लगभग 42 वर्षों तक कुशलतापूर्वक शासन करने वाले इस राजा हर्षवर्धन की 648 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्ष का जो काल था वह धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और प्रशासन, साम्राज्य विस्तार इत्यादि को लेकर के बड़ी ही उन्नति दशा में थी। तो हम देखते हैं कि जो हर्ष का व्यक्तिगत जीवन था, या जो हर्ष महान सम्राट क्यों कहा गया, इसके निम्नलिखित जो है कारण बताए जा सकते हैं, जिनमें हम पहला कारण बता सकते हैं कि महान विजेता था वह, जिसे शकलोत्तर पद्मनाथ की उपाधि दी गई थी। महान शासक था, उसमें जो है महान शासकों में जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें विद्यमान थे, और उसकी प्रजा जो है सुख शांति से रहती थी, और उसके प्रशासन में संपूर्ण साम्राज्य में शांति व्यवस्था थी। वह साहसी और धैर्यवान भी था, वह कभी घबराने वाला नहीं था, और यहाँ तक कि शशांक से कन्नौज को मुक्त कराया और अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल की पहाड़ियों से ढूंढ करके उसको सुरक्षित किया। तो इन सारे कठिन परिस्थितियों में वह जो है कन्नौज की राज व्यवस्था को या राज सिंहासन को संभाला। तो इससे प्रमाणित होता है कि हर्ष जो है कहीं न कहीं साहसी एवं धैर्यवान था राजा बनने के पहले से ही, और महान धर्मपरायण था, महान धर्मपरायण सम्राट था, क्योंकि वह धार्मिक नीतियाँ जो उसकी थीं बड़ी ही उदार व्यापक थीं। वह ब्राह्मण धर्म अनुयायी के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म, सूर्य का उपासक, और लेकिन बाद में जो है जब ह्वेन-सांग से उसका मिलन होता है तो उसके प्रभाव में आकर के वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। लेकिन फिर भी वह जो है महान धर्मपरायण के साथ में जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने वाला शासक था। इसके साथ साथ साहित्य, शिक्षा और कला का महान प्रेमी था, क्योंकि हर्ष स्वयं एक साहित्यकार था, साहित्य शिक्षा का संरक्षण देने वाला था, जिनमें नागानंद, बाणभट्ट की और मतंग, दिवाकर, मयूर इत्यादि जो है विद्वान उसके संरक्षण में थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्ष की महानता के संबंध में इतिहासकारों के जो है अपने अपने मत हैं। तो हर्ष के चरित्र में कहीं न कहीं समुद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के ही गुणों का हम जो है सम्मिश्रण देखते हैं, और समुद्रगुप्त की भांति जो है विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करने का उसने जो है गौरव प्राप्त किया। तो हमने जो है हर्ष के बारे में एक संक्षिप्त जो है रूप में जाना कि हर्ष महान सम्राट क्यों था, और तो इसके बाद हम लोग जो है थोड़ी सी चर्चा जो है ह्वेन-सांग के बारे में करते हैं, जो ह्वेन-सांग का भारत विषयक वर्णन है। तो देखते हैं कि ह्वेन-सांग भारतवर्ष में लगभग 15 वर्षों तक रहा, और यहाँ के संबंध में उसने लिखा है कि हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था अत्यधिक सुव्यवस्थित थी। निरंकुश होते हुए भी वह स्वेच्छाचारी नहीं था। किसानों से उनकी उपज का 1/6 भाग सरकारी कर के रूप में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा जाना कि जो कर था 1/6 के रूप में लिया जाता था। अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष जो है दोनों समान थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। समाज में स्त्रियों का सम्मान था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों दशा जो है कुछ थोड़ी सी दयनीय रहती है, लेकिन बाद में चल करके यहाँ पर व्यवस्था ठीक हो जाती है। भोजन में दूध, घी, मक्खन, शक्कर, रोटी जो है जो सामाजिक दशाएँ थीं इनकी, और आर्थिक दशाओं में व्यवसाय इनका कृषि था। धर्म में बौद्ध धर्म प्रधान था, लेकिन साथ साथ में ब्राह्मण, जैन धर्म भी जो है प्रचलित थे। तो इस तरह से जो है ह्वेन-सांग के भारत विषयक वर्णन में जो है कहीं न कहीं जो है हर्ष के साम्राज्य विस्तार या उसके अपने
शासन व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया था। और हर्ष का शासनकाल में दंड व्यवस्था कठोर थी, हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो खान पान था या सामाजिक जो दशाएं थी उसमें कहीं न कहीं विवाह जो है दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में कन्या निम्न वर्ग की और वर उच्च वर्ग का होता है, और प्रतिलोम विवाह में जो है कन्या उच्च वर्ग की और वर जो है निम्न वर्ग का होता है। तो इसे हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। और सती प्रथा भी था, विवाह के समय आमोद प्रमोद भी होता था। इसके साथ साथ अगर अंत्येष्टि क्रिया को देखें तो शवदाह, जल विलयन और जंगलों में शव अर्थात जो है जलाने का और जल प्रवाह करने का और जंगलों में शव फेंक देने का उल्लेख मिलता है। और आर्थिक दशाओं के रूप में अगर ह्वेन-सांग को देखें तो क्या करता है कि लिखता है कि जो राजभूमि जोतते थे उन्हें जो है उपज का 6वां भाग देना पड़ता था कर के रूप में। वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार के माध्यम जो थे, यानी वस्तु विनिमय के द्वारा जो है व्यापार होता था, और बेगार नहीं लिए जाते थे लोगों से। तो इस तरह से ह्वेन-सांग के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएं थीं हर्ष के शासनकाल में। और तो इस तरह से हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं हर्ष के काल में। हर्षवर्धन का जन्म जो है 590 ईस्वी में होता है। हर्षवर्धन का राज्यारोहण या सिंहासन पर बैठता है 606 ईस्वी में। और ह्वेन-सांग का भारत आगमन होता है 629 ईस्वी में। और कन्नौज की जो धार्मिक सभा आयोजित करता है हर्ष, वो होता है 643 में। और 643 से 44 के बीच में प्रयागराज की 6ठी पंचवर्षीय महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। और 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है, 47-48 में। और इसके साथ में ह्वेन-सांग की भी मृत्यु जो है 664 ईस्वी में हो जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है हर्ष का शासनकाल था। तो ये रहा जो है हर्ष का शासनकाल, या पुष्यभूति वंश में जो शासक हुए उनमें हर्ष एक महान सम्राट के रूप में, एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में जो है रहा। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया, हर्ष का विजय, हर्ष का प्रशासन, हर्ष का धार्मिक नीतियाँ, और हर्ष के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, व्यक्तिगत चरित्र को लेकर के। तो इस तरह से जो है राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि हर्ष प्राचीन भारत के इतिहास में श्रेष्ठतम सम्राटों में से है। उसमें समुद्रगुप्त और अशोक दोनों के ही गुण संयुक्त थे। उसका जीवन हमें पहले की सैनिक सफलताओं और दूसरे के पवित्रता की याद दिलाता है। ये राधा कुमुद मुखर्जी जी का जो है कथन है। तो इस तरह से इतिहास के पोर्शन में हमने जो है पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।